तो ऐसा कह सकते हैं कि WWE को देखने का आपको एक नया नजरिया मिलने वाला है, क्योंकि WWE एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाली है, और वो है जो WWE में रेफरीज होंगे उनके हेड पर, उनके आसपास, मतलब उन पर एक कैमरा माउंट किया जाएगा और उस एंगल से भी फिर हमको WWE देखने का जो एक्सपीरियंस है वो होने वाला है। ऐसा पास्ट में जो है पहले हो चुका है WCW के टाइम में, और वैसे लोगों ने उसको इतना पसंद नहीं किया था जब मैंने उसको जाके भी देखा, क्योंकि वो तो बहुत पुराने जमाने का है, मेरे जमाने से तो बहुत पुराने जमाने का है। लेकिन अब WWE मॉडर्न तरीके से ऐसा लग रहा है उसको यूज करने वाली है। जैसे आपको याद होगा एक WWE कभी कभी टर्न बगल पे भी कैमरा लगाती है, कभी कभी लगाती है ना, क्योंकि हमेशा तो हमको वहां से क्लिप्स दिखती नहीं है, तो वो थोड़ा सा पीओवी टाइप का वो देगा हमको कि कैम जो रेफरी है वो कैसे चीजों को देख रहा है। और उसमें सोचो अगर रेफरी पिट रहा है तो कितने बढ़िया बढ़िया एंगल्स, मैं तो कहूंगा स्पेशली सोशल मीडिया के लिए काफी WWE के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये है बहुत नए तरीके का नजरिया जो आपको मिल सकता है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी कंफर्मेशन भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ उड़ते उड़ते बात आई है, तो इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है WWE इसको इंप्लीमेंट कर देगी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। अभी फिलहाल बैठ के तो भाई मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी वाली एनर्जी से बात कर सकता हूं। अभी चीज़ों में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन रिकवरी बड़ी सही जा रही है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में पूछते, तो मैंने छोटा सा टाइम लेके बता दिया, ज़्यादा इसके बारे में मैं भी नहीं बात करना चाहता। नेक्स्ट जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप उनका ये ट्वीट देख सकते हो। जॉन सीना के ट्वीट तो हमेशा ऐसे होते हैं कि भाई वाह क्या ये बंदा है, मतलब क्या, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उसको बोलने के लिए। ट्वीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि 22 सालों से तुम लोगों ने मुझे अलाउ किया परफॉर्म करने के लिए, और जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो भी कितना बढ़िया करते हैं। वो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि जो लास्ट चैप्टर है वो होने वाला है, और जो सनसेट्स हैं वो कई बार मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस होते हैं। यूजुअली हम सनराइज की बात करते हैं, लेकिन अगर ब्यूटीफुल तरीके से देखा जाए तो कई बार लोगों को सनसेट ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से जॉन सीना अपनी बातों में उसको बोल रहे हैं, एंड ये WWE के वैसे ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने लिखा था। भाई मैं सही बता रहा हूँ, 2025 आई थिंक जो WWE का साल होने वाला है, जैसे 2024 हम कह सकते हैं कि मोस्ट एंटरटेनिंग ईयर रहा है, मतलब जो स्पेशली हमने रेसलमेनिया के टाइम पे देखा था, लेकिन ओवरऑल पूरा 2025 मुझे ऐसा लगता है कि 2024 को आउटशाइन कर देगा। और ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद ट्रिपल एच ने बोली हुई है। तो बस रेडी हो जाओ, अगर कोई पुराने यार दोस्त है तो उनको तैयार कर दो भाई कि अभी से देखना शुरू कर दे, क्योंकि 2025 में तो फिर ऐसा कुछ होगा कि बाद में मत बोलना कि मुझे बताया नहीं, क्योंकि फिर स्टोरी लाइन समझने में टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक नए टैलेंट के बारे में जिसको WWE ने साइन किया है। बहुत ज़्यादा हाइप इसके अराउंड बनी है। स्टेफनी वेक्योर, अगर मैं नाम सही से ले पा रहा हूं तो ये ऑल एलीट रेसलिंग में भी कंपीट कर चुकी हैं। इन्होंने मर्सिडीज मोने के साथ मैच किया था, मैंने कुछ देखा नहीं वो, लेकिन अभी जो है इनको फिलहाल साइन कर लिया गया है WWE फैमिली में। ये शॉन माइकल्स ने ट्वीट किया, इवन इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई भी किया, तो 30,000 से ऊपर लाइक्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। ये वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे AEW का कोई सुपरस्टार, उसका वहां से लेना देना अगर वो WWE में आए, जैसे जेड कारगिल के केस में हम लोगों ने देखा कितना ज़्यादा उनको हाइप मिली, और अभी बहुत सारे लोगों को जेड कारगिल के बारे में ऐसा लग रहा है कि यार उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को तो जब भी वो टेलीविजन पे दिखती है लोग उनके बारे में केयर करते हैं, चाहे वो टीवी की बात करें चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें। हाँ, एकदम से WWE ने उनको मेन स्पॉटलाइट पे नहीं डाला, शायद WWE खुद भी चाहती है उनके ऊपर काम करना। ये अलग चला गया मैं टॉपिक से थोड़ा, लेकिन स्टेफनी वेक्योर ये भी शायद आपको बहुत जल्दी सिमिलर फैशन में दिख सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर की जो WWE से जॉब है वो तो जा चुकी है, लेकिन उन्होंने नई जगह काम करना शुरू कर दिया है। जॉब जा चुकी है इन द सेंस कि अभी तो वो नहीं आ सकते, तो उनको दूसरा कोई काम धंधा देखना पड़ेगा। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब कि जो सारे किसी बंदे किसी सुपरस्टार को लेके जो भी उसकी प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, कई बार उसका क्या डील है वो उन सब में मदद करती है। तो उसने जो है साइन किया ड्रू मैकिंटायर को। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो WWE से उनका वो, ये अलग है, ये साइन करना मतलब WWE के साथ साथ वहाँ भी है। तो ड्रू मैकिंटायर ने लिखा वहाँ पर कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो मतलब कि वो दूसरे दरवाजे को खुलने की बात कर रहे हैं, और बोलते हैं कि क्योंकि मैं ऑफिशियली सस्पेंडेड हूँ WWE से, तो मैं नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए देख रहा हूँ। अभी ड्रू मैकिंटायर साहब ये अनाउंस हो चुका है मंडे नाइट रॉ में कि अगले हफ्ते तुम आने वाले हो, तो ठीक है, मतलब ये अच्छा है वैसे सेंस बनाने के लिए, लेकिन ये तो खैर अलग, मतलब उन्होंने इस चीज़ को हाइप करने के लिए स्टोरी लाइन के एंगल का यूज़ कर लिया कि देखो मैं सस्पेंड हूँ तो मेरे को दूसरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ड्रू मैकिंटायर को पता नहीं किसने सिखा दिया सोशल मीडिया का गेम, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल पहले भी ड्रू मैकिंटायर कुछ इस तरीके के थे, वो बिल्कुल अलग ड्रू मैकिंटायर का वर्जन था। नेक्स्ट रोमन रेंस से रिलेटेड एक पिक्चर है, और इस फोटो में आप देख सकते हो ये किसी के बच्चे के साथ, किसी के बेटे के साथ जो है रोमन रेंस ने फोटो खिंचवाई है। तो वो बंदा यहाँ पे जो है धन्यवाद कर रहा है रोमन रेंस का कि तुमने जो है काफ़ी स्पेशल मोमेंट हमको हमारी लाइफ की मेमोरी दे दी है। और ये तो वैसे होगा हर रोमन रेंस के फ़ैन के लिए कि भाई एक बार एक फ़ोटो तो हो जाए रोमन रेंस के साथ। नेक्स्ट एक पिक्चर है, और ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, हो सकता है WWE का फ्यूचर भी है। ब्रॉन ब्रेकर
उनके पास में ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। आई थिंक किसी गेम डे से ये फोटो निकल के आई है जहाँ पे ये चैंपियनशिप आई थिंक WWE को रिप्रेजेंट करते हुए गए होंगे, बट अच्छा लग रहा है, सूट कर रही है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर चैंपियनशिप। और मतलब गोल्डबर्ग जैसी वाइब देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। अब ये नहीं बोलूँगा कि जो गोल्डबर्ग हैं उन मतलब जैसे कंपैरिजन कर देते हैं ना तो लोग बता रहे कहाँ गोल्डबर्ग से कंपेयर कर दिया। पता नहीं, गोल्डबर्ग अपने एरा के इतने तगड़े सुपरस्टार आज के टाइम में उनको ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है हेट मिलती है। और आई थिंक उसमें WWE की बुकिंग भी बहुत रीज़न है। तो मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि क्यों नहीं, कि मतलब क्यों कर रहे हो किसी को हेट, वो चलो भाई हर किसी की चॉइस होती है, इसलिए रेसलिंग इंटरेस्टिंग बनती है। मैं बातों से पता नहीं क्यों भटक जा रहा हूँ इतना। तो ये ब्रॉन ब्रेकर के पास चैंपियनशिप है, शायद हो सकता है फ्यूचर में यही चीज़ आपको रियलिटी बनती हुई दिख जाए। नेक्स्ट बात करते हैं शेल्टन बेंजामिन के बारे में। और शेल्टन बेंजामिन ने कुछ बहुत ही क्रेजी चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले तो ब्लड लाइन के बारे में उन्होंने क्या बोला वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो ब्लड लाइन और ये जो मैच है हमारा, ये हर्ट बिजनेस का ये मैच नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मिस हैप है जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग में हुआ है। यानी कि ये चीज़ होनी चाहिए थी बट इस चीज़ को किया नहीं। और इस बात से मैं अग्री करूँगा क्योंकि हर्ट बिजनेस को लेके मुझे लग रहा है कि कोई बंदा ने जो है कोई तो जादू किया था कि बस इसको सक्सेसफुल नहीं होने देना, क्योंकि उसमें सारी पोटेंशियल थी उस पॉइंट पर सक्सेसफुल होने के लिए, बट पता नहीं वो क्या हो गया। और उसके बाद वो एक बड़ा ही वियर्ड सा पता नहीं पुरानी बात कोई उठा के लेके आते हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक आइडिया पिच किया था WWE के पास जो कि था पेज और उनकी स्टोरी लाइन का। और आइडिया कुछ ऐसा था कि पहले वो जो है उनके बॉडीगार्ड बनेंगे एंड देन वो चीज़ फिर लीड करेगी एक रोमांटिक एंगल में जो कि वो पेज के साथ करेंगे। और ये बात शेल्टन बेंजामिन ने बोली कि मैंने ये आइडिया पिच किया था, और उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें होनी भी थी लेकिन फिर वो हुआ नहीं, मतलब प्लान्स में हो गया था ये। तो अब लोग इसके बारे में फिर अलग अलग से जो है कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बताइए फिर सोशल मीडिया कैसी प्लेस है। तो ये जो है शेल्टन बेंजामिन ने बात बोली। एक बात से अग्री करता हूँ, दूसरी बात से अग्री या डिसएग्री होने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ बड़ा वियर्ड सा बोला लेकिन उन्होंने ये। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है अलेक्सा ब्लिस का नाम भी लिया मैंने वीडियो में। अलेक्सा ब्लिस ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये डाला हुआ है, रिंग के अंदर है, वो रिंग के अंदर ही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। वो बता रही हैं कि वो पहली बार हैंड स्प्रिंग कर रही हैं जो कि WWE में भी वो काफ़ी यूज़ करती है इसका, जब से उनकी डिलीवरी हुई है उसके बाद, मतलब उनकी बेबी के आने के बाद से। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अब वो बढ़ रही हैं अपने इन रिंग रिटर्न के लिए, और रिटर्न भी तभी होगा जब वो मेडिकली क्लियर होंगी हर तरीके से। तो अभी जब शुरुआत हुई है तो मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना 2 महीना तो लगेगा उनको अच्छे से पूरा रेसलिंग रिंग वाली शेप में आने के लिए, है ना। तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग तो वाइट 6 में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न हो और सीधा उनकी एंट्री हो जाए वाइट 6 में। नेक्स्ट बात करते हैं WWE के बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और इस प्रीमियम लाइव इवेंट को क्या WWE ने दोबारा से जगाया है सिर्फ ब्लड लाइन के लिए। अब देखो, सबसे पहले तो ब्लड लाइन और बैड ब्लड, इसका बिल्कुल सेंस बन रहा है। स्पेशली जो अभी स्टोरी लाइन भी चल रही है कि एक बैड ब्लड लाइन है, बैड ब्लड लाइन, बैड ब्लड और ब्लड लाइन। तो अब मुझे ज़्यादा बताने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर स्पेकुलेशन ये है, और ये एक ऐसी स्पेकुलेशन नहीं मुझे लगता कि जो बहुत ही ज़्यादा किसी ने बोल दिया अरे वाह क्या क्रेजी आइडिया दिया है, ये बहुत ऑब्वियस भी नज़र आ रहा है। खुद इमेजिन करो रोमन रेंज का रिटर्न हो चुका होगा अक्टूबर के महीने में, ये बैड ब्लड वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है। तो उस पॉइंट पे जब ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि WWE बैड ब्लड को ब्लड लाइन के बारे में ना बनाए। ये तो WWE हमेशा से ही करती है। तो अब यहाँ पर कुछ जो स्पेकुलेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, या मतलब कुल मिला के ये है कि बैड ब्लड लाइन से रिलेटेड, बैड ब्लड में ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई चीज़ होने वाली है। अब वो हो सकता है सोलो सिकोवा और रोमन रेंज का सिंगल्स एक हेल इन अ सेल मैच। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैड ब्लड जो है ट्रेडिशनली हेल इन अ सेल मैचेस के लिए जाना जाता है। तो WWE सोलो और रोमन रेंज की फ्यूड को, मतलब जो भी अभी करने वाले स्टोरी लाइन करने वाले उसमें हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन डाल देगी। या फिर ये हो सकता है कि कुछ मल्टी पर्सन गुड ब्लड लाइन और बैड ब्लड लाइन का मैच बैड ब्लड में हो। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, लेकिन सबसे जो मस्त चीज़ हो सकती है यहाँ पे वो है सोलो और रोमन का मैच। हो सकता है कि एक से ज़्यादा 2-3 मैचेस भी रोमन और सोलो जो है करें, और अगर ये हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ होते हैं तो सोचो ब्लड लाइन के चैप्टर में कैसे से याद रखा जाएगा कि रोमन और सोलो का मैच हुआ था रोमन रेंज के रिटर्न के बाद, वो भी हेल इन अ सेल में। तो अभी तो ये स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन मुझे लगता है जब टाइम नज़दीक आएगा तो जो भी लग रहा है कि कहीं ये हवा में बातें तो नहीं हो रही, शायद तब तक थोड़ी सी रियलिटी में बदलती हुई दिखाई देंगी। और रोमन रेंज का हेल इन अ सेल मैच आई थिंक वो बहुत इनफ होने वाला है WWE के लिए अटेंशन ग्रैब करवाने के लिए। नेक्स्ट फिन बैलर के बारे में बात करते हैं भाई। और फिन बैलर ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली। सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कि वाइट 6 के बारे में उन्होंने ये बोला कि वो बड़ा पसंद करेंगे वाइट 6 के साथ वर्क करना। अब ये उन्होंने दोनों सेंस में बोला, आई गेस कि उनके अगेंस्ट जाके भी, या फिर ऐसे
बोला है कि वाइट 6 के अंदर भी आ सकते हैं, बट जो भी है डीमन पर्सोना रहा है फिन बैलर का, तो वो अपने आप को उनको वैसे यूनिक बनाता है। और डीमन बैलर के बारे में उन्होंने ये बोला कि उनका जो करंट अभी पर्सनैलिटी है वो हील है, लेकिन वो डीमन बैलर को बेबी फेस रखना चाहते हैं और उसके मतलब जो डिफरेंस है वो उसको रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो भी डीमन बैलर को लेके नहीं आ रहे। एंड फिर उन्होंने गुंथर के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी कि वो बहुत सबसे तगड़ा परफॉर्मर है इस समय प्लेनेट पे, बेस्ट परफॉर्मर उन्होंने उनको बोल दिया कि उनके लेवल पर कोई है ही नहीं। तो ये फिन बैलर का मानना है गुंथर के बारे में, मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। बट इंटरेस्टिंगली जो वाइट 6 के बारे में उन्होंने बोला, आई थिंक ये सेंस बनाता भी है। और आपको याद भी होगा हमने ब्रे वाइट और फिन बैलर की स्टोरी भी देखी थी, वो सिस्टर एबिगेल और डीमन वाला मैच भी होने वाला था, पता नहीं शायद फिर वो कैंसिल हो गया था टीएलसी में, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है कुछ। हाँ आई थिंक रोमन रेंस और ब्रे वाइट दोनों को ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वजह से फिर वो हुआ नहीं था। तो वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री उठा के भी कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती है। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं। डोमिनिक की शायद जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर लिव मॉर्गन की वजह से वो मैच जीती थी, लेकिन ट्वीट वो क्या करते हैं कि मैंने अपने जो डैड है उसको हरा दिया है और मैं बन चुका हूँ ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम। भाई साहब डोमिनिक मिस्टीरियो, तुम अभी रिया रिप्ली के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा केयर करो, क्योंकि अगर तुमने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी जो सुताई कर सकती है रिया रिप्ली वो तुम शायद अभी जान भी नहीं पाओगे। किसी लॉन्डे ने इतना नहीं मारा होगा जितना रिया रिप्ली तुम्हें बजा सकती हैं, वो भी जो हरकत है तुमने लिव मॉर्गन के साथ अब तक की है। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकटॉक अकाउंट से कुछ एक अलग सी चीज़ दिखी है, मतलब कि थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ दिखी है, और वो ये है कि जो रिया रिप्ली का रिटर्न है उसके ऊपर टिकटॉक पे ज़्यादा व्यूज़ हैं जॉन सीना की रिटायरमेंट वाली वीडियो से। अब वैसे ये टिकटॉक है तो इसको तो हम क्या ही सीरियसली इतना ले सकते हैं ना, तो बट जो भी है, अगर रिया रिप्ली किसी मामले में जॉन सीना को थोड़ा सा पीछे कर रही है तो उसका मतलब कि भाई दम तो है यहाँ पे। नेक्स्ट जिमी ऊसो के रिटर्न के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो ज़ेरो न्यूज़ का ऐसा कहना है कि क्लियर हो चुके हैं जिमी ऊसो, अब बस डब्ल्यूडब्ल्यूई वेट कर रही है उनको परफेक्ट तरीके से स्टोरी लाइन में लेके आने का। और वैसे भी जिमी ऊसो का रिटर्न बहुत टाइम से पेंडिंग ही है, वो सोलो सिकोवा ने उनको मार के भगाया था, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये रिटर्न होना जिमी और जे का मतलब स्टोरी लाइन में फिर से आना, ये रोमन रेंस के रिटर्न को भी सेटअप करने वाला है, या हो सकता है फिर इसका उल्टा भी हो जाए। और कल जो पॉडकास्ट आया था उसको जाके जरूर सुनना भाई, बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें इसी से रिलेटेड, ये सोलो और रोमन की पूरी फ्यूड के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में। तो लिंक आपको हमेशा ही पॉडकास्ट का असली अखाड़ा का डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप लोग वहां से जाके सुन सकते हो। नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी है आज की जॉन सीना के बारे में, और जब से जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच ही हो एट रेसलमेनिया और जॉन सीना का वो लास्ट मैच बने, इसकी डिमांड जो है फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब रैंडी ओर्टन ने बोला कि वो एक बार फिर से जॉन सीना के साथ फ्यूड करना चाहते हैं, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब गाइस जो ऑड्स हैं लेटेस्ट वो रिलीज हो चुके हैं, फर्स्ट और लेटेस्ट इसको बोलूंगा मैं, जो कि बताते हैं कि जॉन सीना का मैच होगा किससे। तो ऑड्स यहाँ पे ये कहते हैं कि रैंडी ओर्टन एक्चुअली वो नेम है जो कि लास्ट ओपोनेंट बनेंगे रेसलमेनिया में जॉन सीना के। यहाँ पे कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि रोमन रेंस का नाम भी यहाँ पे है, कोडी रोड्स का नेम भी यहाँ पर है, लेकिन वो सब नीचे हैं। सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है रेसलमेनिया में लास्ट मैच होगा वो जॉन सीना का अगेंस्ट रैंडी ओर्टन ही होगा। अगर ये हो जाता भाई तो फिर तो हम धन्य हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कि वाह ऐसा होना चाहिए था किसी बंदे का रिटायरमेंट। यूजुअली रिटायरमेंट काफ़ी मिक्स से रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन जॉन सीना वो नाम नहीं है भाई जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एफ अप करे, वो तो बिल्कुल शाही तरीके से ही होना चाहिए। और अगर रैंडी ओर्टन के साथ मैच हुआ तो मुझे नहीं लगता भाई इससे बढ़िया और कोई चीज़ हो सकती है। तो बस अब वेट ही करो 2025 का, उसमें फिर जॉन सीना अपना कमाल धमाल दिखाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, पॉडकास्ट सुन सकते हो डिस्क्रिप्शन से, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।